हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहन बाकरिया एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले पढ़ने कम समय में कैसे तैयारी करेगा पार्ट फर्स्ट अपन ने देखा। अपन ने 3 टॉपिक लिए थे उस समय। अपन ने लिए थे एटम, आवर्त सारणी और केमिकल बॉन्डिंग्स के क्वेश्चंस और एसिड एंड बेस के क्वेश्चन सॉल्व आउट किए थे। आज जो अपने टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वहां से एग्जाम में बहुत ज्यादा सा आने की संभावना है। देखिए, अब जो समय रहा है अपने पास, वह ऐसा समय नहीं रहा है कि आप पूरी बुक को पढ़ो। आप यहाँ से क्वेश्चन मारिए कि कहाँ कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। देखिए, जो मेरा 7 से 8 साल का तजुर्बा रहा है, मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं कि मैंने टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ा है। बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक सारे मतलब क्वेश्चंस निकाले हैं कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चनों के आधार पे आप आगे की तैयारी जारी रखिए। अपने जो बचा 8 से 9 दिन का टाइम है, उसमें स्मार्ट स्टडी करने की आवश्यकता है। तो टोटल थ्योरी ना पढ़कर ऐसे टॉपिकों पे ध्यान दीजिए जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जहां से क्वेश्चन ऑलरेडी ऑल टाइम बनते हुए आए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन उन्हीं टॉपिकों पे अपने को ज्यादा ध्यान देना है और अच्छे से अच्छी इसकी तैयारी करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपना जो आज की टॉपिक है वह है पीएच स्केल। इसके अलावा अपन ने डी ब्लॉक लिया है, अपन ने एस ब्लॉक लिया है और कोलैड को लिया है। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्वेश्चन आज लगाते हैं या क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। तो देखिए, जो मेरा पहला क्वेश्चन है वह है कि यदि पीएच 3 हो, यदि किसी किसी विलेन की पीएच कितनी हो, 3 हो, तो उसकी एच आयन की सांद्रता होगी। देखिए, एच आयन की सांद्रता निकालने के 2-3 फॉर्मूले हैं। देखिए, वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं उनके बारे में बात करता हूँ। देखिए, पहला फॉर्मूला मेरा क्या है, उसके ऊपर देखिए। अपन एच आयन की सांद्रता निकालते हैं जब मेरे पास क्या दे रखा हो, के ए दे रखा हो। क्या दे रखा हो मेरे पास, ही के ए दे रखा हो और सांद्रता दे रखी हो, तो के ए इंटू सी। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो पीएस दे रखी है। यहाँ पे तो क्या दे रखी है आपकी, पीएस दे रखी है। तो पीएस दे रखी है तो इसकी सुनो कैसे निकालेंगे। देखिए, एक फॉर्मूला मेरा ये है कि एच आयन की सांद्रता बराबर एंटी लॉग वन माइनस पॉइंट वाई जेड इंटू 10⁻⁻x+1। ध्यान दीजिए, मैं इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को निकालूं तो कैसे निकालूंगा। यहां से देखिए, पीएच बराबर कितना है मेरे पास, 3.00 है। मैं इसे क्या मानता हूं, x, और इसे 00 क्या मानता हूं मैं, वाई जेड। तो वाई जेड बराबर तो कितना आ गया मेरे पास, 00। तो ध्यान दीजिए, अपन क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं यहां से। तो एंटी लॉग क्या लिखेंगे, 1/log 1 - 00 1 - 00, क्योंकि पॉइंट वाई जेड की जगह पढ़ने क्या रखा है, क्या है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, 00 दिया हुआ है, इंटू 10 ध्यान दीजिए एक्स की जगह पे मेरे पास कितना है, 3 है। 3 प्लस ए कितना हो गया, 4। तो यहां से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने पर मेरे पास आ रहा है 1/log। एक को कैसे चेंज करूं, ध्यान दीजिए, किस लोग का मान 1 होता है। लोग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। लोग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस 1 की जगह मैं क्या लिख दूं, लोग 10। लोग 10, तो लोग से तो लोग क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। बच गया क्या इधर, 10 इंटू, ध्यान दिए 3 रे कितना हो गया, 4। 10⁻⁻4। इसको सोल्व आउट करूंगा तो कितना जाएगा, 10⁻⁻3। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये किसका, इसका क्या हो जाएगा, आंसर। एक तरीका तो ये है, परंतु एग्जाम में कुछ ऐसा दे रखा हूं कि पीएच 3 दे रखी हो, 4 दे रखी हो, 5 दे रखी हो, 6 दे रखी हो, 7 दे रखी हो, 8 दे रखी हो, 9 दे रखी हो, कुछ भी ऐसी दे रखी हो। आगे पॉइंटों में कुछ नहीं है, आगे पॉइंटों में कुछ नहीं है। तो वहां से तो सीधा आपको एक ही काम करना है, पीएच 3 है तो यहां से इसकी सांद्रता कितनी हो जाती है, 10⁻⁻3, क्योंकि 10⁻⁻3 को सोल्व आउट करने पर पीएच कितनी आती है, 3 आती है। यदि एच एन की सांद्रता कितनी दे रखी हो मेरे पास, 3 दे रखी हो, तो उसकी पीएच कितनी होगी, 10। यदि एच एन की सांद्रता कितनी रखी हो मेरे पास, 10⁻⁻3 रखी हो, तो पीएच कितनी आ जाएगी, उसकी 3 आ जाएगी। देखिए, ऐसा क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 10⁻3। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम लागू होता है। देखिए, अपन ने पर परवल विद्युत अपघट्य पे लागू होता है, नहीं। नहीं किस पे होता है बेटा, ध्यान दीजिए, परबल पे नहीं लागू होता, दुर्बल वैद्युत अपघट्य पे लागू होता है। जैसे अपन ने लिया था CH3COO Na लिया था, CH3COOH लिया था। ये क्या होते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं, उन पे ही केवल ओस्टवाल्ड का तनुता नियम लागू होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे पास, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका
सेकंड। कौन सा आंसर आंसर हो जाएगा इसका? सेकंड आंसर हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है ओस्टवाल्ड के तनुता के नियम से। या तो ये पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि वियोजन की मात्रा और किसमें आपका तनुता में संबंध पूछ सकता है। वियोजन की मात्रा और तनुता में क्या पूछ सकता है? संबंध पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया मेरे पास। ऐसे न्यूमेरिकल से आपके किस में आए हैं? आईसीआर में भी आए हैं। आपको आईसीआर में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। बिल्कुल क्या थे? आपकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, जहां से जिनको आपको बस वैल्यू रखनी थी, आंसर निकालना था। एक एससीएन आयन में विलयन की सांद्रता 0.1 मोल है, तो एच आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए, जहां क्या दे रखा है? के दे रखा है। मैंने अभी आपको बताया था कि एच आयन की सांद्रता यदि के दे रखा हो, एच आयन की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट सी इंटू के ए। अब मेरे पास सी का वैल्यू तो कितना है बेटा? यहां से सी की वैल्यू कितनी है? 0.1 मोल। मैं इसको किस में बदलूं? घातांक में बदलूं तो इसको क्या बदल सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 10 की घात माइनस की 1। कितनी लिख सकता हूं? 10 की घात माइनस की 1। अब ध्यान दीजिए 4.9 इंटू 10 की घात माइनस की 10 है। मैं यहां से भी इसको मतलब किस में बदलूं? पूर्णांक बदलूं तो ध्यान दीजिए 49 इंटू 10 की घात माइनस की 11। ये आ गया, एक घातांक बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां से जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो बटे क्या जाएगा? 10, ऊपर जाएगा 10 की घात माइनस की 11। अब यहां से देखिए -1 और -11 कितनी होगी? 12। तो यहां से देखिए अंडर रूट 49 इंटू 10 की घात माइनस की 12। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 7 इंटू 10 की घात माइनस की 12 इंटू 1/2। तो यहां से कट कितना हो जाएगा? 10 की घात माइनस की 6। तो आंसर कितना जाएगा? 7 इंटू 10 की घात माइनस की 6। ध्यान दीजिए ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहां से देखिए ये आपके ऑप्शन में आ रहा है 7 इंटू 10 की घात माइनस की 6 आंसर आ रहा है। बिल्कुल देखिए होता क्या है, मैं आपको मोस्टली चीज बता दूं कि बच्चे जैसे ही न्यूमेरिकल देखते हैं बोल देते हैं कि यार मेरे को तो नहीं आएगा ये क्वेश्चन। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं आपके न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल ऐसा पार्ट आता है जो गलत होने की संभावना रहती ही नहीं है। वहां से तो आपको बस कैलकुलेशन करनी है, जो भी नॉर्मल सी कैलकुलेशन जो आपकी विद इन 1 मिनट में अंदर, 1 मिनट के अंदर अंदर आपकी वो कैलकुलेशन हो जाएगी, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं अपन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके विलेयता गुणनफल से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विलेयता गुणनफल के क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछे गए हैं, एग्जाम में पूछा जा भी सकता है। तो देखिए K2SO4 में विलेयता गुणनफल का मान होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। K2SO4 है, ये किस प्रकार का यौगिक है? AB2 प्रकार का, A2B प्रकार का है। किस प्रकार का है? A2B प्रकार का है। तो ध्यान दीजिए, इसको मैं सॉल्यूशन करूंगा। पहले तो इसको तोड़िए, K2SO4 है। जब मैं इसको तोड़ता हूं तो यहां से क्या बनता है? 2K प्लस, क्या बनता है? 2K प्लस प्लस SO4 माइनस 2, SO4 माइनस K2। तो यहां से ये तो क्या हो जाएगा आपका? 2S। ये क्या हो जाएगा आपका? S। तो विलेयता गुणनफल क्या होता है? इनका गुणक। तो KSP बराबर क्या हो जाएगा? 2S की घात कितनी हो जाएगी? 2 इंटू S। तो यहां से कितना हो जाएगा? 4S² इंटू S। तो कितना हो जाएगा? 4S क्यूब। कितना हो जाएगा आपका? 4S क्यूब। ध्यान दीजिए इसका विलेयता गुणनफल कितना हो जाएगा? 4S क्यूब। तो आंसर आपका C आ गया, 4S क्यूब। बिल्कुल सिंपल वाला था ना, ऐसा क्वेश्चन लगा ही नहीं कि अपने को क्वेश्चन आएगा नहीं, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और इस टाइप के क्वेश्चन जहां आपको क्या पूछा जाता है? वेग स्थिरांक के बारे में पूछा जाता है। तो वेग स्थिरांक आप आसानी से निकाल सकते हो। ध्यान दीजिए, इन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। ये क्या आपका? उत्पाद। तो K बराबर क्या होता है? उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल। उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल बट्टे अभिकारकों की, किसकी? अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल। बहुत इजी है। अब उत्पाद तो कौन हो गया आपका? NH3, और अभिकारक कौन हो गया? H2 और N2। तो ध्यान दीजिए Kc बराबर क्या हो गया? NH3 का होल स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा?
N2 की सांद्रता N2, H2 की घात 3, H2 की घात कितनी जाएगी 3, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है अपना, पहला ही ऑप्शन देखिए NH3 का होल स्क्वायर N2 बटे N2 इंटू H2 का होल क्यूब, H2 का होल क्यूब, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपली, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको याद होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट कह रहा है अपना कि उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल बटे अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल, दैट्स फिनिश। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स आगे चलिए, मैं यहाँ से इस क्वेश्चन के ऊपर तो मैं 3-4 साल लिखूंगा एक साथ ही कि ये एग्जाम ऐसे आया हुआ है, ये जेड 2015 में पूछा गया, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जेड 2014 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 19 में नहीं पूछा गया, 19 में नहीं पूछा गया। देखिए कंटिन्यू 5 साल आया है, कंटिन्यू कितने साल आया है 5 साल आया। अब की बार ये क्वेश्चन पक्का आएगा, अब की बार ऐसा क्वेश्चन नहीं पक्का आएगा जहां पे डेल एन का मान पॉजिटिव नेगेटिव और बराबर दे रखा होगा, डेल एन का मान पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो दे रखा होगा, शून्य दे रखा होगा। तो ध्यान दीजिए मैं अलग अलग सभी चीजों की बात करता हूं। जब डेल एन का मान क्या हो धनात्मक हो तो मैं जीरो से स्टार्ट करना चाहूंगा आपके लिए। ठीक है, तो यहां से देखिए फॉर्मूला होता है कि केपी बराबर के सी आर टी की पावर क्या आता है आपका डेल एन। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि कौन से में क्या स्थिति बनती है, क्यों बनती है। ठीक है, आर टी की पावर मेरे पास क्या है डेल एन है, ऐसा है। ठीक है, अब डेल एन का मान लेते हैं स्टार्टिंग में डेल एन बराबर जीरो, डेल एन बराबर क्या है मेरे पास है जीरो। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा केपी बराबर के सी, केपी बराबर के सी आर टी की पावर कितनी हो जाएगी जीरो। तो किसी की भी पावर जीरो हो तो उसका मान कितना होता है एक होता है, क्या होता है आपका एक होता है। तो इस पूरे का मान कितना हो गया एक। तो यहां से आपको समझ में आया कुछ कि केपी बराबर क्या हो गया मेरे पास के सी, केपी बराबर क्या हो गया के सी। अब ये डेल एन कैसे निकालते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए मैं कुछ रिएक्शन लिख रहा हूं, जैसे मेरे पास था H2 प्लस I2 बराबर क्या आ गया 2HI, ये आ गया। तो डेल एन होता है उत्पादों की मोलों की संख्या, क्या होती है उत्पादों की मोलों की संख्या माइनस अभिकारकों की मोलों की संख्या, कि डेल एन बराबर क्या होता है उत्पादों की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या माइनस अभिकारकों के मोलों की संख्या, अभिकारकों के मोलों की संख्या। ठीक है, अब यहां से मैंने एग्जांपल लिया ही था H2 प्लस I2 से उत्क्रमणीय प्रक्रिया से क्या बन रहा है 2HI बन रहा है। तो यहाँ पे अभिकारकों की मोल संख्या एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितना है दो। तो यहाँ पे दो माइनस के दो बराबर कितना आ गया जीरो। तो यह अभिक्रिया के लिए केपी बराबर क्या हो जाएगा केसी हो जाएगा, केपी बराबर क्या हो जाएगा केसी। ठीक है, अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल भी ध्यान दीजिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल ले लिया कि डेल एन का मान मेरे पास क्या है पॉजिटिव है, मेरे पास क्या है पॉजिटिव है। तो ध्यान दीजिए यहां से मैंने लिया कि केपी बराबर के सी आर टी की पावर क्या आ गई, कुछ भी मान लीजिए धनात्मक तो कुछ भी आ सकता है मान, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। कि मान लीजिए मेरे पास कितना आ गया दो आ गया, कितना आ गया माना डेल एन का मान कितना है, डेल एन का मान आपके पास दो है। ठीक है, डेल एन का मान कितना है दो है, दो मान लीजिए एक मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए। अब यहां से क्या निकल के आ रहा है कैसे एक कांस्टेंट राशि है, आर रीडबर्ग नियतांक है तो कांस्टेंट राशि है। टी क्या है यहाँ पे टेम्परेचर है, टी मेरे पास क्या है टेम्परेचर है। तो ध्यान दीजिए जब टी बढ़ेगा, जब क्या बढ़ेगा टी बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ध्यान दीजिए ये सबसे गुणा के इसका मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। यदि टी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो केपी समानुपाती क्या होता है टी होता है यहाँ पे। तो केपी समानुपाती टी होगा इस वाली कंडीशन में जब डेल एन का मान क्या है पॉजिटिव है। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा कि केपी बड़ा है किससे केसी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपके सामने आ गया कि डेल एन का मान धनात्मक हो तो आंसर क्या होगा कि केपी बड़ा है केसी से, अर्थात सेकंड आंसर, अर्थात कौन सा आंसर है सेकंड आंसर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट मैं आपको वो टॉपिक की वो जगह बता रहा हूं कि आप कम समय में कैसे तैयारी कर सके। तो कम समय में तैयारी करने के लिए बिल्कुल उसी पॉइंट पे तैयारी कीजिए जिस पॉइंट से एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आ रहा है। देखिए आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ने बैठेंगे तो अभी अपने पास टाइम है नहीं, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं जो महीने 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपके रिवीजन का टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो मैं कह रहा हूं उस समय आपको वही पॉइंट देखने हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आप सब पॉइंटों को मत देखिए, देखो बेटा
मतलब मारवाड़ी में कहावत है कि ज्यादा खा तो आदमी मर जाए, कम खा तो कौन मर कर देवी। तो ऐसा ही सिस्टम आपको है कि आप बिल्कुल 20 से 25 से 30 क्वेश्चन टारगेट कीजिए, 25 से 30 ऐसी जगह चूज कीजिए जहां से आप आसानी से उनको क्या कर सको, कवर कर सको। जैसे ये वाला पॉइंट है, जैसे आपका क्या है, केपी और केसी में क्या है, संबंध है। तो केपी और केसी का संबंध आपको आ गया यहाँ से, डेल एन बराबर 0 आ गया, डेल एन बराबर पॉजिटिव आ गया, डेल एन बराबर क्या आ गया आपका, नेगेटिव आ गया। तो ऐसी जगह से क्वेश्चन 100% आते हैं। तो ऐसी क्वेश्चन को आप ऐसी जगह पर क्या कीजिए, चूज कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब यदि मान लो कि डेल एन का मान क्या होता, नेगेटिव होता, क्या हो जाता आपका, नेगेटिव हो जाता, तो क्या होता, तो देखिए केपी बराबर केसी, केपी बराबर केसी, आरटी की पावर क्या थी, मान लो कि नेगेटिव -1 ही है, -1 कम से कम मान लेते हैं, -1 है। तो ये इसे प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, केपी बराबर केसी बटा आरटी। ठीक है, पावर 1 हो जाती। अब देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता, केसी तो कांस्टेंट राशि है, केसी तो मेरे पास क्या है, कांस्टेंट राशि है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता तो वैसे वैसे केपी का मान कम होता कि नहीं होता, क्यों कम क्यों होता, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा है कि केपी व्युत्क्रमानुपाती है टी के, टी किसके व्युत्क्रमानुपाती है, केपी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ से कि केपी छोटा है किससे, केसी से, केपी छोटा है किससे भाई, केसी से। तो उस कंडीशन में ये आंसर हो जाता। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन तो ये सेम रहते हैं, ऑप्शन तो ऐसे ही रहते हैं, यहाँ पे चेंजेस होते हैं कि डेल एन का मान धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या शून्य होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। डायरेक्ट आपको फॉर मतलब क्या दे सकता है, इक्वेशन भी दे सकता है। इक्वेशन देने पे मैंने आपको एक इक्वेशन देके आपको बताई है। एक इक्वेशन और देता हूँ नेगेटिव के लिए। तो देखिए यहाँ से कि N2 प्लस 3H2 से क्या बन रहा है मेरे पास से 2NH3। ठीक है, यहां से देखिए उत्पादों की मोलों की संख्या माइनस अभिकारकों की मोलों की संख्या होती है। तो यहाँ पे 1, 3 और ये 2, तो यहाँ पे कितना आ रहा है टोटल 4, और यहाँ पे कितना आ रहा है 2। तो 2 माइनस के 4 बराबर कितना आ रहा है, माइनस का 2। नेगेटिव आया कि नहीं है डेलन का मान, यदि नेगेटिव आया तो यहाँ पे क्या होगा, केपी छोटा होगा किससे, केसी से, केपी छोटा होगा किससे आपका, केसी से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन निकाले जाते हैं। अब देखिए आगे चलता हूँ कुछ थोड़ा सा में, आगे देखते हैं अपन क्वेश्चनों को। ठीक है, अपना ये आंसर आ गया कि केपी बड़ा है किससे, केसी से, डेलन का मान पॉजिटिव होगा तब। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, टिंडल प्रभाव ओनली कौन दर्शाता है, आपका कोलाइड। कौन दर्शाता है, आपका कोलाइड। तो यहां से देखिए पाइस प्रकार का क्या है, कोलाइड है, और रक्त क्या है आपका, एक प्रकार का कोलाइड है। ठीक है, दूध क्या है आपका, एक प्रकार का कोलाइड है। परंतु शर्करा विलयन जो क्या होता है, पारदर्शी होता है। कि मान लो 1 लीटर पानी में 10 ग्राम चीनी डाल दी, घोल दिया, तो वो तो क्या पारदर्शी रहेगा। तो शर्करा विलयन कैसा होता है, विलयन होता है एक वास्तविक विलयन होता है। और ये क्या नहीं दर्शाता, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता। शांति से आपको ये चीजें देखनी है। लास्ट ईयर में आपको बता दूं कि अपनी नोटबुक के या नोट्स कॉपी के एक ही पेज से टिंडल वो कोलाइड से 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव और किसका, विद्युत कण संचलन से क्वेश्चन आए थे। तो मैं फिर कह रहा हूं टिंडल प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है कोलाइड में। तो कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, तो आपको कौन नहीं दर्शाता, शर्करा विलयन नहीं दर्शाता। कौन नहीं दर्शाता, शर्करा विलयन। क्यों नहीं दर्शाता, क्योंकि ऊपर वाले तीनों क्या है, कोलाइड है, और ये क्या आपका वास्तविक विलयन। अगला क्वेश्चन देखिए, फेरिक क्लोराइड के द्वारा खून का बहना रुक जाता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, ध्यान दीजिए, फेरिक क्लोराइड FeCl3 द्वारा खून का बहना रुक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रीजन तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि खून क्या है, एक ऋणावेशित कोलाइड है। क्या है आपका, एक ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। उसमें उतनी ही मात्रा में मैं क्या डाल दूं, धनावेश डाल दूं। क्या डाल दूं, धनावेश। तो वह स्कंदित होकर क्या बना लेगा, थक्का बना लेगा, और थक्का बनते क्या हो जाता है, खून बहना रुक जाता है। तो ध्यान दीजिए FeCl3 में धनात्मक कौन है, Fe है। तो Fe कितना है, Fe प्लस की 3 है। तो Fe प्लस 3 इसमें मिलता है। वहां से जो आपका ब्लड है उससे क्या कर देता है, ब्लड को क्या कर देता है, स्कंदित कर देता है। स्कंदित करके वहां पे थक्का बना लेता है। थक्के बनने से आपका ब्लड बहना रुक जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या लगाते हैं, आपका FeCl3 फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन पहला है, रक्त विपरीत दिशा में बहना शुरू कर देता है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
दोनों FeCl3 तथा हीमोग्लोबिन में समान तत्व आयरन उपस्थित होते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए आपका हीमोग्लोबिन उसमें तो क्या पाया जाएगा, आपका Mg पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आपका Mg पाया जाता है, तो Mg और Al पाए जाते हैं, तो उसमें तो कोई मतलब है ही नहीं ना। ठीक है, फेरिक आयन तथा हीमोग्लोबिन के मध्य अभिक्रिया एक संकुल बनाता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आपका आएगा ऋणांशित रक्त। मैंने आपको पहले बताया कि रक्त एक ऋणांशित कोलाइडी विलयन है। ठीक है, कणों ऋणांशित रक्त कणों का स्कंदन Fe+3 आयनों से हो जाता है। देखिए जो ऋणांशित इस आपका रक्त है उसका स्कंदन किससे होता है, Fe+3 से होता है, और वह थक्का बना लेता है जिससे आपका ब्लड बहना रुक जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एथिलीन के बहुलीकरण में प्रयुक्त जिगलर नाटा उत्प्रेरक है। एथिलीन के बहुलीकरण में प्रयुक्त जिगलर नाटा उत्प्रेरक, तो देखिए जिगलर नाटा उत्प्रेरक जहां पे भी आ जाएगा वहां से एक ही चीज आता है, TiCl4 प्लस R3Al, इसे कहते हैं जिगलर नाटा उत्प्रेरक। इसे क्या कहा जाता है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक। नीट में, जेट में, ICR में, BHU में सब में पूछा गया क्वेश्चन है कि आपका जिगलर नाटा उत्प्रेरक कौन सा है, R3 और TiCl4 प्लस R3Al, इसे क्या कहा जाता है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक। ठीक है, आगे देखिए, जब प्रक्षेपण माध्यम जल होता है, जब प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, जल होता है, तब कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है। ध्यान दीजिए, जब प्रक्षेपण माध्यम के मेरे पास क्या हो, जल हो, तो उसे जल क्या होता है, एक्वा। क्या होता है आपका, एक्वा। तो उसे क्या कहा जाता है, एक्वा सोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे एक्वा सोल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक्वा सोल। एरासोल किससे बनता है, जब माध्यम क्या हो, हवा हो। जब माध्यम क्या हो, हवा हो, तब क्या बनता है, उसमें एरासोल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न निम्न में से कौन सा कोलाइडी विलयन धनावेशित सोल कण है। ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन सा कोलाइडी विलयन धनावेशित सोल है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त मैंने अभी आपको बताया है, रक्त कैसा होता है, रक्त आपका ऋणावेशित कोलाइडी सोल है। क्लेसोल, क्लेसोल भी कैसी होती है, ऋणावेशित होती है। धुआं, धुआं भी क्या है, एक आपका ऋणावेशित सोल है। बच गया जो आपका क्या है, धनावेशित कोलाइडी सोल है। तो ऊपर वाले तीनों क्या है, ऋणावेशित, और ये आपका प्रबल अम्लीय विलयन में जिलेटिन आपका क्या है, ऋणावेशित कोलाइडी सोल है। देखिए जो आपकी यूनिट नंबर सेकंड है, यूनिट नंबर सेकंड में आपका था डी ब्लॉक, मेटलर्जी, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक आते हैं। यहां से आपके 10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इनकी क्वेश्चन डिवाइडेशन की बात की जाए तो आपके 3 क्वेश्चन किससे आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं आपके कोलाइड से। 3 क्वेश्चन, 2 या 2 से 3 क्वेश्चन किससे आ रहे हैं, मेटलर्जी से आ रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन एस ब्लॉक से आ रहे हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं आपके डी ब्लॉक से। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आप इससे इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। देखिए बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट है, बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बनाने पड़ेंगे, आराम से आप इस चीज को समझ जाओगे। ठीक है, तो प्रबल अम्लीय विलयन में जिलेटिन आपका क्या है, धनावेशित सोल कण है। नेक्स्ट देखिए, एक आयन की कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने की क्षमता निर्भर करती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब की बार मैंने बहुत सारा रिसर्च करके इस क्वेश्चन को देखा है, और ये एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। यहाँ कौन सी नियम लागू होता है, हार्डी सुल्ज नियम। हार्डी सुल्ज नियम, एक आयन की कोलाइडी विलयन की को स्कंदित करने की क्षमता निर्भर करती है उसके आकार पे, नहीं, कभी नहीं करती, उसके आवेश की मात्रा पे। ये हो सकता है, ठीक है, आवेश के चिन्ह पर यह भी हो सकता है, परंतु दोनों चीज होनी चाहिए, आवेश की मात्रा भी होनी चाहिए, चिन्ह भी होना चाहिए। तो देखिए डी ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, आवेश की मात्रा और उसके चिन्ह दोनों पर ध्यान दीजिए। ये दोनों आंसर थे, परंतु आपको आंसर तो एक ही करना है ना, गोला एक ही मिलता है, एक ही बढ़ना होता है वहां पे। तो यहां से देखिए आवेश की मात्रा और उसके चिन्ह दोनों पर क्या निर्भर करती है, कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने की क्षमता। यह हार्डी सुल्ज नियम है। जितनी ज्यादा क्या होगी, जितना ज्यादा आवेश होगा उतनी ज्यादा उसको क्या करेगा, स्कंदित करेगा, उतना उसको क्या करेगा, स्कंदित ही करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आवेश की मात्रा और उसके चिन्ह दोनों पर। नेक्स्ट है, कोलाइडो का कौन सा गुण कोलाइड कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान दीजिए, कोलाइडो कौन सा कण उसके आवेश पर निर्भर नहीं करता है, विद्युत परासरण करता है। देखिए विद्युत परासरण करता है, आवेश पर डिपेंड करता है कि विपरीत आवेशों की ओर क्या होता है, वो गमन होता है। स्कंदन, ये तो डिपेंडेंट टोटली किस पे है, आवेश पे है, कि कोई विद्युत अपघट्य है उसमें विपरीत आवेश वाला क्या डालेंगे, कोई
विद्युत कोई कोलैडी विलियन है, उसमें कोई विपरीत अभिसत वाला क्या डालेंगे, विद्युत अपवर्त्य डालेंगे तो स्कंदित हो जाएगा। ये भी है। विद्युत कण संचालन का तो मीन्स ही क्या होता है कि ये आवेश पर डिपेंड करता है कि दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं और उस पे जब धारा प्रवाहित की जाती है तो विपरीत आवेशों की ओर क्या करता है, गमन करता है। तो आंसर क्या रह गया आपका, टिंडल प्रभाव। क्या करेगा आपका, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव का रीजन क्या होता है, प्रकीर्णन के कारण आपका क्या दिखाई देता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, टिंडल प्रभाव। फिर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके डी ब्लॉक से। देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जाम में पूछा जाए कि निम्न में से उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो वैसे मोस्टली अपने को याद किया रहता है कि अपन 3D श्रेणी पढ़े रहे होते हैं, तो Mn याद आता है अपने को कि मैग्नीज की तो +7 होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि +7 से भी ज्यादा किसकी होती है, ओसीमियम की कितनी होती है, +8। कितनी होती है, +8। तो ओसीमियम की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +8 होती है। ये आपकी 4D श्रेणी का तत्व है। ये कौन सी श्रेणी का तत्व, आपका 4D श्रेणी का तत्व है। ठीक है, तो इसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +8। नेक्स्ट देखिए, ये जेड 2019 का क्वेश्चन है। संक्रमण धातु का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो कितना होता है, n-1d 1 to 10 ns 1 से 2 संक्रमण धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही होता है। सामान्यतः क्या होता है, ns2 होता है। सामान्यतः क्या होता है आपका ns2, परंतु मैंने प्रॉपर्ली लिखा है कि प्रॉपर्ली यही आंसर होगा इसका कि n-1d 1 to 10 ns 1 से 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा संक्रमण तत्व रंगहीन होगा। देखिए रंगीन और रंगहीन होने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि किसमें एकमित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और किसमें एकमित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। तो देखिए यहां से करना स्टार्ट कर देते हैं मैं हम इस क्वेश्चन को। वेनेडियम है V+2, V+2। तो ध्यान दीजिए इसका परमाणु क्रमांक 23 होता है। तो इसमें देखिए ये 4s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4s इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये D जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, आपके 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। प्लस का 2 निकालेंगे तो यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन, फिर भी इसमें 3 एकमित इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। अर्थात ये क्या होता है आपका, ये रंगीन होता है, ये कलरफुल। ये क्या होता है आपका, कलरफुल होता है, ये कलरफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, Cr+ के 3। Cr+ में तो क्या होता है 4s1, अर्थात यहां से 1 इलेक्ट्रॉन और यहां से कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 और ये 5, 3 निकालना, एक ये निकलेगा, एक ये निकलेगा, एक ये निकलेगा। ठीक है, फिर भी इसके पास कितने बच जाते हैं, 3 बच जाते हैं। तो ये भी क्या होगा आपका, कलरफुल होगा। ठीक है, जिंक, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s2 3d10। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं, जिसकी ऊर्जा कम होती है। तो ऊर्जा देखिए इसकी 4 है, इसकी कितनी है, 5 है। तो ध्यान दीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये तो कितना हो जाएगा 4s0, और ये क्या हो जाएगा 3d10। एक भी एकमित इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है। तो ये क्या होगा आपका, कलरलेस, कलरलेस अर्थात रंगहीन होगा। क्या होगा आपका, रंगहीन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, Zn+ के 2। क्या हो जाएगा आपका, Zn+ का 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अधिकतम संक्रमण धातु ये प्रदर्शित करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने दे रखी है। अनुचुंबकीय व्यवहार करता है, भाई करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, एकमित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, अधिकतम की बात की जा रही है, सबकी बात नहीं की जा रही, अधिकतम की बात की जा रही है। तो अनुचुंबकीय व्यवहार करेगा। प्रतिचुंबकीय अधिकतर नहीं करता, बाई चांस 1-2 करते हैं भाई, ठीक है, तो ये नहीं करेगा। परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था ये भी करता है, ये तो इंपॉर्टेंट गुण है इसका। रंगीन आयनों का निर्माण ये भी करता है, क्योंकि इसमें एकमित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो पहला, तीसरा और चौथा किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है पहला, तीसरा और चौथा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना होता है, क्वेश्चन को क्या होता है, पूरा पढ़ना होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए, अधिकतर संक्रमण धातु ये होती है, यही वही ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया। अधिकतर संक्रमण धातु कैसी होती है, प्रतिचुंबकीय होती है क्या, नहीं होती है। ना तो अनुचुंबकीय और ना ही क्या होती है, प्रतिचुंबकीय, ये नहीं होती है। अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय दोनों होती है। ध्यान दीजिए, अधिकतर तो क्या होती है, अनुचुंबकीय होती है। अधिकतर तो क्या होती है, अनुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय तो बाई चांस एक आधी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, अनुचुंबकीय। क्या होगा इसका आंसर, अनुचुंबकीय। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब ये देखिए जो बिल्कुल नीट लेवल क्वेश्चन,
बिल्कुल आपका क्या है, नीट लेवल क्वेश्चन है। Ti+2 बैंगनी होता है जबकि Ti+4 रंगहीन होता है। तो मैं Ti का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं बेटा यहां से। ठीक है, तो यहां से देखिए Ti+2 का तो कितना हो जाएगा, Ti+2 का तो होता है आपका 4s0, जो भी कितना 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, और 3d2, अर्थात यहां से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसलिए ये कैसा देता है, बैंगनी रंग दिखाई देता है। क्या प्रदर्शित करता है, बैंगनी रंग। अब यहां से किसकी बात की जा रही है, Ti+ के 4 की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 22 था, वो परमाणु क्रमांक 22 है, तो यहां से क्या हो जाएगा 4s0 3d0, 4s0 3d0, तो ये क्या हो जाएगा आपका कलरलेस, अर्थात रंगहीन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आपका, रंगहीन हो जाएगा। तो रंगहीन हो जाएगा तो ऑप्शन देखिए, क्षेत्र, ये नहीं, 3d2 ये भी नहीं, ये तो होता ही नहीं है। ये वाला देखिए Ti+4 का 3d0 विन्यास होता है, ये तो पढ़ने देखा है यहाँ पे कलरलेस होने का रीजन। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सी इसका क्या जाएगा, आंसर ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला मेरे पास है, न्यूनतम संख्या में अयुग्मी इलेक्ट्रॉन युक्त आयन है, न्यूनतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थिति होंगे। ध्यान दीजिए, मेरे पास स्कैंडियम आया, मैं सबका अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा। देखिए स्कैंडियम का कितना होता है, यहां से ध्यान दीजिए, स्कैंडियम का मेरे पास हो जाएगा 4s1 3d1, 4s1 3d1, Mn+2 का हो जाएगा 4s0 3d5, इसका कितना हो जाएगा 4s0 3d5 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 4s0 3d10 हो जाएगा। यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 1, यहाँ पे कितनी 5, यहाँ पे कितना 5, और यहाँ पे कितनी 0, यहाँ पे कितनी आपकी 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका Cu+, और इसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी 0, और ये क्या हो जाएगा कलरलेस भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका कलरलेस। सदैव इलेक्ट्रॉन पहले किससे निकलते हैं, 4s से निकलेंगे, फिर उसके बाद में किससे निकलेंगे 3d से निकलेंगे। अगला देखिए, कौन सा आयन रंगीन नहीं है, वही क्वेश्चन आपके सामने। देखिए Cr+3 में 3 पाए जाएंगे, Cu+2 में भी आपके कितने बजाएंगे 3 पाए जाएंगे, Cr+2 में कितने बजाएंगे 4, और Cu+ में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे 0। अभी मैंने आपको बताया ऊपर ही कि Cu+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है 0 होती है। तो ये क्या होगा आपका कलरलेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे धुन में लगे रहते हैं, ध्यान देते नहीं उस समय एग्जाम में। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना है 24 है। ध्यान दीजिए, ये है अपने स्थायित्व को प्रदान करने के लिए क्या कर लेता है, अर्धपूरित विन्यास ग्रहण करता है। क्या करता है, अर्धपूरित विन्यास ग्रहण करता है। तो मोस्टली बच्चे जो गलती करके आते हैं वो मैं बता रहा हूं पहले तो, कि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे कि 4s2 3d4, 4s2 3d4, वो होता नहीं है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है नियोन 3s2 3p6 4s1 3d5, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बी आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। यदि आपने आते हुए क्वेश्चन गलत किए हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जेट 2017 का क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन कि आप पूछो ही मत। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Fe+2 में देखिए फेरस का परमाणु क्रमांक कितना है 26 है, में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्नलिखित में से किसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या है बराबर है। तो पहले मैं यहां से लिखूंगा Fe+2 में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है 4s0 3d क्या आ जाएगा 6, अर्थात डी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 6 है। पहला ऑप्शन देखूंगा। नियोन के Z=10 में पी के इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो देखिए नियोन का इलेक्ट्रॉन लिखता हूं तो क्या होता है 1s2 2s2 2p6, इसके तो बराबर हो गई कि p में 6 के, तो इसमें भी कितने हैं 6, इसके तो बराबर होगी। mg Z=12 में s के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो देखिए यहां से 1s2 2s2 2p6 3s2, ये mg आपके 12 नंबर परमाणु क्रमांक, तो देखिए यहाँ 2 4 और 6 इसके भी बराबर हो रही है, ये भी नहीं है। ठीक है, फिर आता है क्लोरीन
17 के p इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। तो यहां से देखिए यहां होता है 3s2 3p5, यहाँ में p इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी आ रही 5, और यहाँ पे कितनी है 6, तो ये इसके बराबर नहीं होगा, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा आपका सी। एक बार डी भी चेक कर लेता हूँ। Fe में z बराबर 26 में d इलेक्ट्रॉनिक संख्या के बराबर, तो वो तो 3d6 पाया जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ भी 6, तो यहाँ पे भी क्या है आपके 6 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड, वो सी आ जाएगा आंसर, इसका क्या आ जाएगा आंसर, सी आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा विरंजक चूर्ण में विरंजन प्रभाव के लिए सक्रिय घटक के रूप में कार्य करता है, तो कौन करता है CaOCl2, क्या करता है आपका CaOCl2। नेक्स्ट देखिए, किस में हाइड्रोजन विद्युत ऋणी है, ध्यान दीजिए मैंने आपको पहले बताया है कि विद्युत ऋणी के लिए क्या जरूरी है, आप यदि हाइड्रोजन कौन सी सारी धातु और सारी मृदा धातु के साथ क्रिया करता है तो ये माइनस ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है, तो यहाँ से देखिए इसके साथ प्लस करेगा, इसके साथ प्लस करेगा, और कैल्शियम के साथ क्या करेगा, ये -1 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी में प्रबल विद्युत धनी ब्लॉक है, ध्यान दीजिए प्रबल विद्युत धनी ब्लॉक की बात की जाए तो एस ब्लॉक को प्रबल विद्युत धनी कहा जाता है, और प्रबल विद्युत ऋणी कहा जाए बात की जाए तो किसे कहा जाता है, पी ब्लॉक को कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा आपका एस ब्लॉक, क्या जाएगा इसका एस ब्लॉक। तो देखिए स्टूडेंट, अपन ने 3 टॉपिकों के आज क्वेश्चन देखे हैं, बिल्कुल सिंपल और सही तरीके से अपने को क्या करना है, देखिए तैयारी करने का एक ही मोटो होना चाहिए, कम समय बचा है तो कम समय में अपन क्या करें, ऐसे 20 से 30 टॉपिक निकाल ले, ऐसे 20 से 30 टॉपिक निकाल ले जहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब की बार भी क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे, तो उन्हें निकाल लीजिए, उन्हें तैयार करने की कोशिश कीजिए। आप पूरे मैटर को तैयार करने बैठोगे तो वो टॉपिक भी आपके पूरे नहीं हो पाएंगे, इसलिए मेरा कहना यही है आप वही टॉपिक तैयार कीजिए जो आपके अधिक क्वेश्चन आने की संभावना है, उन क्वेश्चन उनसे क्वेश्चन सॉल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप इंस्टीट्यूट आइए और इंस्टीट्यूट में आकर मेरी और मेरी टीम की हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद।